नमस्कार। मिलेट स्कूल ऑन एयर के एक नए अंक के साथ हम हाजिर हैं। मध्य प्रदेश राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, इफ्को, नाबार्ड और नाहेब का ये अभिनव आयोजन है। चूँकि वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर की तरह मनाया जा रहा है, इसलिए हम मिलेट से संबंधित बहुत सारी बातें आपको बता रहे हैं। विभिन्न वैज्ञानिकों को यहाँ बुलाकर, विभिन्न विषय विशेषज्ञों को बुलाकर के साथ चर्चा करवा रहे हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक हरी रानाडे। आप अधिष्ठाता हैं कृषि संकाय राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में। डॉक्टर रानाडे, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आज हम आपसे बात करेंगे श्री अन्न में जल प्रबंधन के बारे में। चूँकि ये विषय जल प्रबंधन है, इसलिए हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वैश्विक तौर पर जल की भारी कमी आगे आने वाले समय में होने वाली है और इसी वजह से मिलेट्स को भविष्य का अन्न कहा जा रहा है। तो ये वैश्विक स्तर पर इसकी कितनी आवश्यकता है, मिलेट्स ईयर मनाने की, इसके प्रति जागरूकता पैदा करने की? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं जी। कि आपने देखा होगा प्रकृति में लगातार बदलाव हो रहा है। उसके कारण वर्षा कहीं ज़्यादा कहीं अधिक मात्रा में होती रहती है। गर्मी के दिनों की संख्या बढ़ गई है, ठंड अचानक बढ़ जाती है। तो ये प्रकृति का परिवर्तन हमेशा होते रहता है। और पर हमारे साथ पॉपुलेशन, जो जनसंख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अन्न की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें ऐसे अनाज चुनने होंगे जो किसी भी परिस्थिति में अच्छी उपज दे सकें। क्योंकि अभी आप वर्तमान में अगर देखें, जैसे हम मध्य प्रदेश या भारतवर्ष की बात करें, तो पारंपरिक तौर से जो फसलें उगाई जाती है उनमें आपने कई जगह देखा होगा, कई जगह सूखा पड़ने के कारण फसलें खराब हो रही हैं, कहीं अधिक मात्रा में जल होने से, पानी गिरने से फसलें खराब हो रही है। तो ऐसा प्रयास किया जा रहा है जो किसी भी परिस्थिति में सभी प्रकार के हम उगा सकें और जिसका उपयोग हम बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए, उदर भरण के लिए वो कर सकें। तो इस कारण ये लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि ऐसी फसलें उगाई जाए जो कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मौसम में अच्छा उत्पादन दे सकें और हमारी जनसंख्या की मांग को पूर्ति कर सकें। बिल्कुल, यानी जो नाजुक फसलें हैं, जो पानी के अभाव में कम उत्पादन देती हैं या बिल्कुल उत्पादन नहीं देती, उनकी जगह ऐसी फसलों पर शिफ्ट होना है जो थोड़ी हार्ड हों। जी, है ना? यही कहना चाहते हैं आप। तो ये श्री अन्न इसमें किस तरह से फिट होते हैं और श्री अन्न क्या हैं, ये हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि श्री अन्न पुराने वक्त में ये भारतीय लोगों का भोजन रहा है और आज हम इसे सुपर फूड के नाम से जानते हैं, सुपर फूड के नाम से मानते हैं। और ये अत्यधिक पोषक, अम्ल रहित, ग्लूटेन मुक्त और आहार गुणों से युक्त होते हैं। इसके अलावा बच्चों और किशोरों में कुपोषण दूर करने के लिए श्री अन्न का उपयोग लगातार बढ़ते जा रहा है और इससे प्रतिरक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। और श्री अन्न में आप जैसा कि जानते हैं कि 8 फसलें शामिल होती हैं। इसमें ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी और कुट्टू को श्री अन्न की फसल कहा जाता है। और आपने देखा होगा इन फसलों में से कभी न कभी हमारे यहाँ इसका उपयोग हो रहा है। पर आप इनका पैदावार देखें तो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्थानों पर होती है। सभी जगह इस प्रकार की फसलें नहीं उगाई जा सकती हैं। तो यही होता है, जैसे कोदो कुटकी आपने देखा होगा डिंडोरी मंडला के साइड, जहाँ पर ये एक चावल का रिवाइज वर्जन है, छोटे चावल लोगों ने तो देखा भी नहीं होगा इसमें। और आप देखिए कुट्टू की हम बात करते हैं तो जब भी उपवास हमारे यहाँ होते हैं तो हमारी दादी उसको उपयोग में लाती थी और कहती थी श्री अन्न है, वो शुरू से कह रही है। तो पर अब ये इसका बहुतायत में, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा पौष्टिक गुण होते हैं और इसका बहुतायत में उपयोग बढ़ाना जा रहा है, इसलिए इसको श्री अन्न कहा जा रहा है। और इसी पर कहा जा रहा है कि इन फसलों पर, क्योंकि पारंपरिक फसलों से हटकर है, तो इसमें वर्षा जल प्रबंधन या जल प्रबंधन किस प्रकार किया जाए, इसलिए इसकी आवश्यकता जरूर है। वैसे तो जल प्रबंधन हर एक फसल के लिए आवश्यक होता है, लेकिन श्री अन्न माना यह जा रहा है कि ये कम पानी में पैदा हो जाती हैं। तो क्या इसके लिए भी किसी प्रकार का जल प्रबंधन आवश्यक है? बिल्कुल, जैसे आपको पहले कहा, बढ़ती जनसंख्या के साथ पानी की मांग भी बढ़ रही है और पानी की मांग न केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए बल्कि कृषि, मानव निर्माण आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भी इसका उपयोग हो रहा है, जहाँ मांग तीव्र गति से बढ़ रही है। वहीं पिछले दशकों में आपने देखा होगा, 5 दशकों से अगर हम देखें तो पानी की उपलब्धता में तेजी से गिरावट आ रही है और पानी की समस्या प्रकृति
प्रकृति में इतनी बहुआयामी है जिसका कोई विशिष्ट कारण नहीं है, जिसके लिए एक बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता होती है। इसे हल करना होगा और बेहतर जल प्रबंधन तकनीक, जागरूकता अभियान, पानी की बर्बादी कम करने की रणनीति और पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सभी को मार्ग तलाशना होगा। इसलिए यही चीज़ फसलों पर भी लागू होती है और वहीं पर यहाँ इन फसलों का जल प्रबंधन करना अत्यंत आवश्यक है। जल की जो कृषि आधारित खपत है उस पर भी कुछ प्रकाश डालें, क्योंकि आपने बताया कि मानव के उपयोग के लिए भी जल चाहिए होता है, साथ ही साथ निर्माण कार्य जो हैं जैसे बिल्डिंग्स बन रही हैं, कारखाने बन रहे हैं, तो वहाँ भी जल की आपूर्ति बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल। ऐसे में फिर खेती के लिए कितना जल बचता है और कहाँ से प्राप्त हो सकता है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आप देखिए, कृषि सिंचाई में पानी की अधिकतम मात्रा की खपत होती है, आप जानते हैं, और अन्य कारण भी होते हैं, पर सबसे ज़्यादा जो खपत होती है पानी की फसलों में होती है। और आने वाले वर्षों में हम ऊर्जा क्षेत्र द्वारा पानी की खपत में और वृद्धि देखेंगे। आप देख रहे हैं कि नई जगह इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, सोलर प्रोडक्ट हमारे पहुँच रहे हैं, जिससे हम पंप चलाने की क्षमता कई क्षेत्रों में, ऐसे क्षेत्रों में और ज़्यादा बढ़ रही है। तो जहाँ पंप वगैरह लगने लगेंगे वहाँ पे आप सोच सकते हैं कि पानी के स्रोत, पानी की मात्रा फसलों में ज़्यादा दी जाएगी और उसका उपयोग भी बढ़ जाएगा। और यह पानी पूरी तरह से नदियों से आता है और डेटा कहते हैं कि नदी के पानी का उपयोग केवल 1/3 उपयोग करने लायक होता है। बचा हुआ पानी बोरवेल से आता है, जो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में या छाया क्षेत्रों में बहुत गहरा खो जाता है। तो इसलिए हमारे पास जो वर्षा जल है, वर्षा जल का भी प्रबंधन करना आवश्यक होता है, क्योंकि नदियों में जाने से रोकना है इसमें। अगर नदियों में ये चला जाता है बहकर तो समुद्र में चला जाता है। तो वर्षा जल का प्रबंधन जहाँ पर गिरता है वहाँ पर उचित तरीके से इसका प्रबंधन किया जाए और इसको अधिक से अधिक जमीन में रिसने का मौका दिया जाए, जिससे आपके जो प्राकृतिक स्रोत हैं, ये जिसको हम बोरवेल के माध्यम से उलीचते हैं, वो अपने भर जाएं। साथ ही जो हमारे तालाब हैं, जो हमारे डैम बने हुए हैं, उनमें भी पानी पहुँचे। और इनमें अगर पानी पहुँचेगा तो जो हमारी लगातार जो पानी व्यर्थ बहकर जाता है उसको रोकने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो इसी को कहा जाता है वर्षा जल प्रबंधन। और तो हम ये कह सकते हैं कि इन वर्षा जल के प्रबंधन से हम हमारे जो अंडरग्राउंड स्रोत होते हैं, जमीन के अंदर के स्रोत होते हैं और जमीन के ऊपर के स्रोत होते हैं, उनमें पानी की बहुतायत बढ़ा सकते हैं और इसका उपयोग हम वर्षा जल का उपयोग करके, उचित उपयोग करके फसलों को उगा सकते हैं। बिल्कुल, वाटर हार्वेस्टिंग का नाम दिया गया है इसको। और बहुत पहले समय में भी कहा जाता था, अब नया नाम भले दे दिया गया है, लेकिन पहले कहा जाता था कि खेत का पानी खेत में रोकें, गाँव का पानी गाँव में, मेड़ बंधान किए जाते थे, चेक डैम बनाए जाते थे। ये सब हमारे किसान भाई भूल चुके हैं, क्योंकि उन्हें नहरों से पानी मिलने लगा है, आसान तरीके से पानी मिलने लगा है। तो पानी खुद का उपजाना होगा। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हम खास तौर से अगर कई क्षेत्र देखें, हमारे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो कई क्षेत्रों में काली मिट्टियाँ हैं और वहाँ पर वर्षा जल की भी मात्रा होती है। और काली मिट्टी का ये गुण होता है कि इसमें जब पानी पड़ता है बहुत तेजी से बहकर निकल जाता है। अच्छा। तो ये इसको हम कहते हैं जल अपवाह। तो अधिकतर आपने देखा होगा वर्षा ऋतु में खेतों से पानी बहकर तो निकलता ही है, साथ ही मृदा क्षरण भी करता है। और मृदा क्षरण करता है तो आप जानते हैं मृदा क्षरण जब होती है तो भूमि की उर्वरता कम होती है और उपज में काफ़ी प्रोडक्शन में गिरावट आती है। पर अगर इसको उचित तरीके से प्रबंधन किया जाए, आपने मेड़बंदी का नाम लिया, इसी प्रकार हम वानस्पतिक मेड़बंधन कर सकते हैं, इसी प्रकार उचित जगह पर इसका संग्रहण कर सकते हैं। जैसे खेत तालाब हम जिसको कहते हैं, खेत में ही तालाब ऐसे उचित जगह बनाया जाए जिससे वर्षा जल बहकर उसमें एकत्रित हो जाए। तो ये अब आप देखिए, जब ये मिट्टी की हम बात करते हैं तो रेतीली मिट्टी होती है। रेतीली मिट्टी और काली मिट्टी में ये फर्क रहता है कि अगर वर्षा जल गिरता है तो रेतीली मिट्टी से पहले वो जमीन के अंदर जाता है और फिर उसके बाद जब उसमें सेचुरेशन आ जाता है तो उसमें से बहकर निकलता है। पर रेतीली मिट्टी में इकट्ठा होता है और तुरंत नीचे चला जाता है। तो आपने देखा होगा जबलपुर साइड की अगर आप मिट्टी देखें तो काली मिट्टी है, वो कई दिनों तक गीली बनी रहती है। इंदौर साइड की आप देखेंगे तो वो काली मिट्टी है, पर उसमें पानी जब गिरता है तो 24 घंटे तक आप उसमें घुस नहीं पाते हैं, क्योंकि वो ऊपर की सतह इतनी दलदली हो जाती है। पर वही चीज़ अगर हम गिर्द रीजन में देखें जहाँ रेतीली मिट्टी होती है, पानी गिरने के 1 घंटे बाद आप खेतों में घुस सकते हैं, सूखा हो जाता है। तो यही प्रबंधन है कि किस मिट्टी से किस प्रकार की वर्षा जल की मात्रा बहती है और उसको किस प्रकार से रोका जाए। अगर मिट्टी ऊपर की मिट्टी जैसे
करीब 1 फीट है या 30 सेंटीमीटर की मिट्टी है जिसमें फसल उगाने का काम किया जाता है। पर कई जगह ऐसा देखा जाता है कि इन 1 फीट के नीचे मिट्टी के नीचे मुरम पाई जाती है। तो जहाँ मुरम पाई जाती है वहाँ पर पानी का रिसाव बहुत तेजी से होता है, और जहाँ मुरम नहीं होता वो बहकर निकल जाता है। तो आपने देखा होगा जहाँ गहरी मिट्टी होती है तो गहरी मिट्टी, उथली मिट्टी, मध्यम मिट्टी, इस प्रकार की मिट्टी में फसलें अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो इसी प्रकार हम कहते हैं कि बहुत सारी फसलें पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? अलग अलग खेतों में क्यों अलग अलग फसलें रहती है? यही कारण है, मिट्टी की गहराई और वर्षा जल की मात्रा पर निर्भर करता है। क्योंकि अगर हम गहरी मिट्टी है और पानी जब गिरता है उसमें अधिक गहराई तक चला जाता है, तो हम अक्सर देखा होगा आपने, वहाँ पर चना और गेहूं बोया जाता है रबी के दिनों में, है ना। क्यों कारण? क्योंकि जब मिट्टी में अंदर पानी चला जाता है और जब ऊपर चना और गेहूं बोया जाता है और एक हल्की सी अगर सिंचाई हम कर दें तो नीचे का पानी कैपिलरी के माध्यम से ऊपर आ जाता है, और वो जो जमीन के नीचे का पानी है वो वर्षा जल का ही जो संग्रहित किया गया है वो फसलों को उपलब्ध होता है, फसलें तो यहाँ पर कम पानी लगती है। पर रेतीली मिट्टी में आप देखिए ये चीज़ नहीं हो पाती है, वहाँ पर आप दूसरी प्रकार की फसलें देखती हैं, और रबी में आपको लगातार सिंचाई करनी रहती है। तो इस प्रकार की अलग अलग चीज़ें हैं, और ये हमारी विविधता जो पाई जाती है, यही कारण कहा जाता है कि ये फसलों को, जो हम श्री अन्न की बात कर रहे हैं, तो उसमें लगातार अगर हमें ऐसी फसलें उगाई जाएँ जिसमें कम मात्रा पानी की कम मात्रा लगे तो वहाँ पर उसका उत्पादन बहुत अच्छा बढ़ाया जा सकता है। किसान भाइयों, डॉक्टर रानडे ने हालांकि कुछ तकनीकी शब्द इस्तेमाल किए हैं, लेकिन आप सब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जानते हैं। आपने बोला कि वानस्पतिक मेड़बंदी की जाए, यानी वहाँ पे कुछ पेड़ पौधे लगाए जाएं, और वो पेड़ पौधे यदि आपकी काम के हों तो डबल फायदा, डबल मुनाफा है। पानी भी आप अपना उपजा सकेंगे, साथ ही कुछ ऐसी फसलें भी वहाँ ले सकेंगे जिससे आपको मुनाफा हो सके। तो ये सारी चीज़ें किसान भाई पारंपरिक तौर पर करते आ रहे हैं, लेकिन यदि वैज्ञानिक तौर पर भी इसे करने लगे तो पानी अपना खुद का बना सकते हैं। यहाँ बात थी कि श्री अन्न किस तरह से अनुकूल है आगे आने वाले जल संकट से निपटने के लिए, क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ रही है, पानी की मात्रा भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो किस तरह से अनुकूलन है श्री अन्न फसलों का, ये बताइए। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश भारत में भी पानी की कमी ने किसानों को खेती के लिए वर्षा जल पर निर्भर करना सिखा दिया है। क्योंकि जहाँ नहरें होती है वहाँ तो ठीक है, पर नहरें भी कब चलेंगे जब आपके स्रोतों में पानी भरे होगा। अगर पानी नहीं गिरेगा तो हमारे स्रोत नहीं भर पाएंगे और नहरें नहीं चल पाएंगी, है ना। तो हम ऐसा प्रावधान करें कि कमी की अवस्था में भी और अधिकता की अवस्था में हमारी फसलों में कोई नुकसान न हो, इस प्रकार का हम प्रबंधन करना चाहेंगे। और इसको निर्धारित करने के लिए कई तरीकों की आवश्यकता होती है, और इसमें समाधान के लिए अगर हम बात करें तो भोजन की खपत के पैटर्न पर भी हमको विचार करना होगा। क्योंकि आपने देखा होगा जहाँ धान लगाई जाती है, गन्ना लगाया जाता है, वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा लगती है। बिल्कुल। और अगर हम इस लगातार धान उगाते रहेंगे तो हम अगर सही मात्रा में फसल में पानी नहीं मिलेगा तो धान की पैदावार नहीं हो पाएगी। तो हम उसी पानी में, कम पानी की दशा में भी, तो ये कोदो कुटकी जो आपने बात की जैसे एक, तो वो चावल का एक अल्टरनेटिव हो सकती है ना, और हम कम पानी में उसको अच्छी तरीके से उगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात हमको आवश्यकता होनी पड़ेगी कि मिट्टी की जल प्रतिधारण क्षमता में वृद्धि करना होगा, और भूमिगत जल के पूर्ति के तरीके मैंने अभी चर्चा की थी आपको, और कम पानी की आवश्यकता वाले भोजन की खपत के लिए आगे बढ़ना होगा। यहाँ मैं आपको रोकना चाहूँगी, जो हम इको फ्रेंडली जीवन शैली की बार बार बात करते हैं, अभी डॉक्टर साहब ने ये बताया कि हमें चावल में और गन्ने में ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो इन दोनों फसलों का यदि हम उपयोग कम कर दें, शिफ्ट कर लें किसी दूसरी फसल पर, चावल की जगह कोदो कुटकी का इस्तेमाल शुरू कर दें और गन्ने यानी गुड़ और चीनी की जगह कहीं और शिफ्ट हों, तो हम धरती के जल को थोड़ा बचा सकेंगे। इको फ्रेंडली इसे ही कहा जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल आपने ये कहा, जो मैंने बात की कम पानी की आवश्यकता वाले भोजन के, मेरा तात्पर्य यही था। और इसमें बेहतर जल भंडारण और उपयोग तरीके, अब जैसे आप बात करते हैं
कि अगर हमारे पास सिंचाई का जल उपलब्ध रहता है तो हम उसको किस प्रकार से खेतों में सिंचाई के लिए उपयोग में लाएं। अगर हम ड्रिप के माध्यम से, स्प्रिंकलर के माध्यम से इसका उपयोग करते हैं तो हम एरिया बढ़ा सकते हैं और कम पानी में उतनी ही उपज ले सकते हैं। और यही अगर हमने फ्लड तरीके से, या जिसको हम कहते हैं कि बहा दिया पानी, तो खेतों में तो भरा रहेगा और पौधों की जितनी आवश्यकता होगी उतनी ही वो लेगा, बाकी आपका पानी व्यर्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको उसका प्रबंधन करना होगा। साथ ही कम पानी की आवश्यकता वाली स्वदेशी फसल किस्मों को भी बढ़ाना होगा, है ना। जैसे अभी आपने बात की, गन्ने की जगह दूसरी फसलें लें, आलू की जगह दूसरी फसल उगाएं हम, तो यही, और इसमें नई नई किस्में निकाली जा रही है। और सामान्य तौर पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय अन्य फसलों की तुलना में गेहूं और चावल की अधिक खपत, जैसी बात की। और 2010 में एक भारतीय ने 52 किलो गेहूं की खपत की, जो 1960 के दशक में मध्य की 27 किलो की वार्षिक खपत का लगभग दुगना हो गया है हमारा कंजम्पशन। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के कारण श्री अन्न का जो एरिया था वो सिकुड़ गया। मोती बाजरा के लिए 23%, रागी के लिए 49%, ज्वार के लिए 64%, और छोटे और मामूली श्री अन्न के लिए 85% क्षेत्र कम हुआ है। क्योंकि ये क्या हुआ है कि जैसे नहरें बढ़ती गई, पानी अधिक मिलने लगा, तो लोगों ने जो हमारी पारंपरिक फसलें थे उसको शिफ्ट कर लिया और दूसरी की तरफ बढ़ गए। जी। वो आसान तरीका है ना, कि उपलब्धता जिसकी ज़्यादा हो गई हरित क्रांति की वजह से, और खाने में, बनाने में आसान है। बिल्कुल जी। श्री अन्न की फसलों में किस तरह से सिंचाई प्रबंधन होता है? क्योंकि माना जाता है कि ये कम पानी में पैदा होती हैं या बढ़ जाती हैं, बढ़वार इनकी जल्दी होती है, तो कितना पानी अब आम फसल के कंपैरिजन में बताइएगा। जी बिल्कुल, आपने शुरुआत में ही कहा था कि श्री अन्न एक हार्डी फसल है जी। सूखा और प्रतिरोधी भी होती है और कठोर परिस्थिति में भी ये उत्पन्न हो सकती है जी। और जिनका वृद्धि काल लगभग 70 से 100 दिनों का होता है। और गेहूं या चावल में 120 से 150 दिन लगते हैं। अगर आप देखें, श्री अन्न हम 70 से 100 दिन में उगा सकते हैं, वहीं पर गेहूं या चावल हम उसको 100 से 150 दिनों में उगाते हैं। मतलब 2 बार फसल ली जा सकती है यदि लगभग हम कह सकते हैं, है ना। और इसके अलावा श्री अन्न में 350 से लेके 500 मिलीमीटर की आवश्यकता होती है, और वहीं गेहूं और चने में, अगर चावल में हम देखें तो 600 से 1200 मिलीमीटर। इतना अंतर है? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपने देखा होगा, चावल में तो हम भर के रखते हैं, हाँ। है ना। गेहूं में भी आपने देखा होगा 3 पानी, 4 पानी, 5 पानी, 6 पानी, 7 पानी तक लोगों ने सिंचाई की उपलब्धता दी है। क्योंकि जैसी आवश्यकता है, जैसी किस्म है ना, उस हिसाब से उसका, तो आपने देखा होगा कि लगभग दुगना आवश्यकता पानी क्या होती है, और दुगना समय भी हमको उत्पादन करने में लगता है इसमें। तो खेतों में ज्यादा देर तक गेहूं और चावल की फसल रहती है। जी। मतलब खेत व्यस्त करके रखते हैं। बिल्कुल, 120 से 150 दिन, वही चीज़ हम 70 से 100 दिन में पूरी कर सकते हैं। जी। और चावल की तुलना में रागी, मक्का, बाजरा और ज्वार की फसलें जलवायु परिवर्तन के प्रति कम संवेदनशील होती है। इनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। आपने तुरंत देखा होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, अभी आप पेपर में पढ़ा भी होगा कि अभी जो अगस्त में हमारा सूखा पड़ा, उसमें सभी पानी बिल्कुल नहीं बरसा। सभी जो हमारे क्षेत्र के किसान भाई थे, वो सभी शिकायत कर रहे थे कि चावल की फसल में बहुत नुकसान पहुंच रहा है। तो ये क्या कारण था? क्योंकि उस समय अगस्त सूखा गया। पर अगर यही चीज़ रागी, मक्का और बाजरा होता वहाँ पर, तो शायद उस पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता, और वो उसका उत्पादन उतना ही जो ट्रेडिशनल वे में होता है उसी प्रकार से होते रहता। तो इसमें हम कह सकते हैं कि चरम जलवायु परिस्थितियां जब होती हैं, तो श्री अन्न का उत्पादन में बहुत कम मात्रा में कमी होती है, जबकि दूसरी फसलों पर इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। यहाँ मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगी रोककर, कि जब भी कभी इस तरह का मौसम में परिवर्तन हो जाए, बारिश का समय है, किसान बारिश का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन फिर भी बारिश नहीं हो रही, ऐसे में कोई ना कोई ऐसी आकस्मिक योजना ज़रूर होती होगी जिससे कि पानी की कमी को पूरा किया जा सके। देखिए, ये आपने बहुत सही कहा कि आकस्मिक योजना होनी चाहिए, पर इसके लिए हमको हर परिस्थिति के लिए तैयार होना जरूरी होता है। अगर हम पहले से तैयार हैं, कई बार कहा जाता है कि अगर, क्योंकि अभी पूर्वानुमान लगाया जाता है कि वर्षा इतनी होने वाली है, या वर्षा के दिन इतने रहने वाले हैं, या इतने दिनों में सूखा पड़ सकता है, तो उस समय हमारे पास वैज्ञानिकों ने कई प्रकार की किस्में बताई हैं कि अलग अलग परिस्थितियों में, पर आप एक बार उगा चुके हैं, तो आप उसको बचाना है आपको।
वो खेत में खड़ी है, खेत में खड़ी हो, उसको बचाना आवश्यक होता है। अब जैसे कई बार क्या होता है कि आप निंदाई करना, जैसे एक है ना कि निंदाई करना इसलिए आवश्यक तो होता है कि जो मुख्य फसल रहती है उसकी पानी की पूर्ति हो सके। अगर सूखा पड़ रहा है और उस समय मुख्य फसल के साथ अगर खरपतवार भी उगे हुए हैं और आपने निंदाई नहीं की है, तो वो जो पानी मौजूद है मिट्टी में, वो उस खरपतवारों को भी जा रहा है और फसलों को भी जा रहा है। तो उस समय अगर आप निंदाई कर देंगे तो हमारी जो मुख्य फसल है उसको बचाने का एक प्रयास किया जा सकता है। साथ ही हम निंदाई गुराई, अगर हम जिसको कहते हैं बैल जोड़ी के माध्यम से, हल के माध्यम से या ट्रैक्टर के माध्यम से फसलों, मुख्य फसलों के बीच में अगर निंदाई गुराई करें, जिसको प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज कहा जाता है, तो उसके माध्यम से ये प्रयास किया जाता है कि जो नीचे मिट्टी में जो जमा हुआ पानी है उसको कैपिलरी ब्रेक की जाए उससे, क्योंकि वो छोटी छोटी वहिकाओं के ऊपर सतह पे आता है। अगर आप निंदाई गुराई करेंगे, जैसे आप घर में भी अगर किचन गार्डन करते हैं तो देखिए आप खुरपी और ये फावड़े का इस्तेमाल करती हैं, तो खुरपी चलाने का उद्देश्य ये रहता है कि जो नलिकाएं रहती हैं उसको आप ब्रेक कर रही हैं और नीचे का पानी ऊपर नहीं आ पाएगा और नीचे जमीन में बना रहेगा और बाद में वो कैपिलरी के माध्यम से मुख्य फसल को ही प्राप्त होता रहेगा। तो इस प्रकार की जड़ों तक ही रहेगा, जड़ों तक ही रहेगा, वातावरण में वाष्पित नहीं होगा। और हम जैसे आप बात कर रहे थे कि चावल की खेती के लिए भारी मात्रा लगती है पानी की, और इसमें जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, चावल में 120 सेंटीमीटर, गन्ने में 120 सेंटीमीटर, गेहूं में 40 सेंटीमीटर, जबकि मक्का, जौ जैसे मोटे अनाजों में मात्र 25 सेंटीमीटर सिंचाई जल की आवश्यकता होती है। ओहो, बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। और जैसे आपने बताया कि 6 सिंचाई 7 सिंचाई तक गेहूं में चाहिए होती है, इसमें कितनी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है श्री अन्न में? इसलिए आप देखिए क्रिटिकल स्टेजेस रहती है अलग अलग मुख्य, जैसे अगर आपके पास कितना पानी है उस पर भी निर्धारित करता है। हम इसको कहते हैं, जैसे कई बार मिट्टी बिल्कुल सूखी है तो पलेवा देकर फसलों को बोया जाता है, बिल्कुल। या अगर जैसे अभी आप देखेंगे इस समय सितंबर में भी पानी गिर रहा है और इसके बाद अगर हमारी रबी की फसलें उगाना है तो जो मिट्टी में नमी बनी हुई है उसी में हम सूखी बोनी कर देते हैं और उसके बाद में सिंचाई देते हैं। तो ये प्रबंधन होता है, बोने के पहले सिंचाई देना या बोने के बाद देना। तो ये क्रिटिकल स्टेज, क्रांतिक अवस्थाएं कहलाती है फसलों की। उस समय अगर आपने 1 पानी उपलब्ध करा दिया या 2 पानी उपलब्ध करा दिया जाए तो आपकी जो पैदावार होनी चाहिए प्राकृतिक तरीके से वो हो सकती है। तो ये क्रांतिक अवस्था में हमको ध्यान रखना होगा कि उस समय हम पानी दें उसको। साथ ही कौन कौन सी विधियां अपनाई जाएं श्री अन्न के लिए सिंचाई की, जिससे कि कम से कम पानी की आवश्यकता पड़े और हमारी श्री अन्न की फसलों को नुकसान ना हो? जी देखिए, सिंचाई की सबसे अच्छी अगर हम कहें तो बारानी खेतों पर श्री अन्न को उगाया जाता है, या जो जहाँ पर नहरों का पानी ना मिलता हो या जो खेत केवल वर्षा आधारित हो, वहाँ पर श्री अन्न को उगाया जाता है। और सूखा प्रतिरोधी होने के कारण फसल को शायद ही किसी सिंचाई की आवश्यकता होती है। अच्छा, क्योंकि बारिश में जो पानी हो रहा है, अब लगभग आप अंदाजा लगाएं तो कई जगह 40 इंच बारिश होती है, 1000 मिलीमीटर बारिश होती है। हम ग्वालियर क्षेत्र की बात करें तो 600 मिलीमीटर बारिश होती है। अगर हम और जबलपुर साइड जाएं तो 1500 मिलीमीटर बारिश होती है। तो बारिश की मात्रा इतनी सफिशिएंट रहती है, संतोषजनक होती है कि श्री अन्न में अगर हम कोई भी सिंचाई ना दें, क्योंकि बरसाती ऋतु में हमको वैसे भी कम पानी की आवश्यकता होती है, पर कई बार आपने देखा होगा जो पारंपरिक फसलें होती है जैसे सोयाबीन हुआ और मक्का हुआ, तो एक अवस्था, या अरहर हुआ, एक अवस्था ऐसी आती है कि मिट्टी में बिल्कुल पानी नहीं है, उस समय हमको सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। जैसे खास तौर से अगस्त या सितंबर में जब मानसून सीजन जाने लगता है, उस समय पानी की मात्रा कम हो जाती है। उस समय ये कहा जाता है कि 1 सिंचाई देना या 2 सिंचाई देना आवश्यक है। पर श्री अन्न में स्थिति नहीं बनती कि बारिश का पानी जब जितना गिरता है उतना ही उसमें एफिशिएंट रहता है। खेती किसानी में जल प्रबंधन की कितनी आवश्यकता होती है, इस पर बहुत विस्तार से डॉक्टर दीपक हरी रानाडे ने हमें बताया है। इसके लिए हम डॉक्टर रानाडे का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार है। नमस्कार मैडम, धन्यवाद।